हाय दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू किया था, जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने लास्ट के वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जान लिया था और पहला प्रोसेस भी जान लिया था कि किस प्रकार हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, जो कि साधारण होंगे, और उनको हम लोग किस तरह से साधारण वाक्य बनाएंगे। हमने पहला तरीका जो सीखा था, और हमारा पहला तरीका क्या था? इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हों तो हम उनको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेथड होगा वो होगा बेस्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ना सीखेंगे। तो बात आती है सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते कब है। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सेंटेंस जो कि बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में तब करते हैं जब दोनों वाक्यों की जो सब्जेक्ट हों वो समान हो जाए। अर्थात क्या हो जाए, जो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट हैं वो समान हो जाए, और साथ ही साथ जो दोनों वाक्यों में जो कार्य हो रहे हों उन कार्यों के होने में बहुत ही कम अंतर हो, या फिर जो समय है वो न के बराबर हो। तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो कार्य पहले होता है उस कार्य के वर्ब को हम लोग बना लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, तथा दूसरे वाक्य की क्रिया को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, तथा जिस वाक्य की क्रिया को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं उसके ठीक बाद में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद दूसरा वाक्य लिखते हैं। ये बिल्कुल इन्फिनिटिव का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। इन्फिनिटिव हम लोग क्या करते थे, जो कार्य पहले होता था उसको एज इट इज लिखते थे, और दूसरे वाक्य की क्रिया को हम लोग क्या करते थे, इन्फिनिटिव बनाते थे। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो काम पहले होगा उसकी क्रिया को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसकी क्रिया को फाइनाइट रहने देंगे। तो चलिए, जो लैंग्वेज मैंने आपको बताया है उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको और अधिक अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ सकें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज को और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको दो तरीके पे यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तरीके में हम लोग कब करेंगे, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे उसको जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या होना चाहिए, जो दोनों सब्जेक्ट दिए हों, दोनों वाक्य को जो सब्जेक्ट हो जाए, मतलब जो दो वाक्य दिए गए हों तो उन दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या हो जाए, एक ही हो जाए। और अगली कंडीशन क्या हो, दोनों कार्यों के बीच में जो समय का अंतर हो, दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर बहुत कम हो या न के बराबर हो, या जो दूसरा कार्य हो वो पहले कार्य का उद्देश्य हो। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस परिस्थिति में हम लोग प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कब। तो अब जानते हैं कैसे करेंगे, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करेंगे उस चीज को जानते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाक्य होगा जहां पर कार्य पहले होगा उस पहले वाक्य के जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसको हटा देंगे, और जब उसको हटाएंगे तो उस वाक्य में जो वर्ब आया होगा, जो वर्ब होगा उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में बदल देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, क्या प्रयोग होता है, ये सारी चीजें मैंने नॉन फाइनाइट के सेक्शन में पढ़ाया हुआ है। इसी प्लेलिस्ट में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के प्लेलिस्ट में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से जाकर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जिरंड सभी के रूल्स को कैसे बनते हैं, कैसे पहचानते हैं, इन सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज हो गया, हम लोग किस में बदल देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में कब बदलेंगे, जब पहले वाक्य कर्ता हम लोग हटा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा वाक्य होगा उस दूसरे वाक्य को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, मतलब जैसे दिया होगा हम लोग उसी प्रकार लिख देंगे। लेकिन उसमें आए हुए सब्जेक्ट के ठीक पहले किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया रूल। तो चलिए इस रूल को फॉलो करके हम लोग कुछ दिए गए सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और सिंपल बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिया हुआ है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। तो हम लोग जब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्टली जो सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस में वो समान हो गया, ही, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, तो ये चीज हो गया। और यहाँ पर देखेंगे जैसे कूदा है वैसे भाग गया है। तो इस दोनों कार्यों में जो समय का अंतर है वो भी बहुत कम है, और पहला कार्य दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का उद्देश्य भी हो गया है। तो
तो इन दैट केस हम लोग इन दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कैसे, जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसको रिमूव कर देंगे। तो हमने यहाँ से ही को रिमूव कर दिया। अब जैसे ही को रिमूव करेंगे तो जो वर्ब आया होगा, यहाँ पर तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म के रूप में है, लेकिन इसको किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में, अर्थात इसे चेंज कर देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में। तो ये क्या आ जाएगा, जंपिंग, जंपिंग अप। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसका तो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, इसका मतलब हमको क्या करना था, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है। जब दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है, लेकिन उसके पहले लगाना क्या है, कॉमा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कॉमा और इस वाक्य को एज इट इज लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ही रैन अवे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका था। आज आपको ये तरीका समझ में आया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का तरीका। अभी मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे जब वाक्य की संख्या दो से अधिक हो जाए तो उनको कैसे जोड़ेंगे, अभी मैं उसे यहाँ बताऊंगा। तब तक के लिए चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मोहन सा अ बियर ही रैन अवे। तो देखिए मोहन ने भालू देखा वो भाग गया, अर्थात जैसे उसने भालू देखा वैसे भागा है। दोनों कार्यों के बीच में जो समय अंतराल है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो इस केस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो अब लोग कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर ही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर नाउन होता है, तो यहाँ पर देखिए मोहन मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर के जब भी प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही आता है सिंगुलर के लिए। तो प्रोनाउन का ये होता है कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए। जब दो या दो से अधिक वाक्य लिखते हैं तो पहले वाक्य में जब एक बार हम लोग संज्ञा का प्रयोग कर लेते हैं, तो अगले वाक्य में हम लोग संज्ञा को न लिखकर प्रोनाउन को लिखते हैं, ताकि संज्ञा के बार बार रिपीटेशन ना हो। तो दैट इज वाई पहले वाक्य में जब मोहन लिखा गया है, तो जब अगले वाक्य में उसका जिक्र करना था मोहन का, तो वहां पर मोहन की जगह किसका प्रयोग किया गया है, प्रोनाउन ही का। तो अर्थात यहाँ ये सब्जेक्ट सेम है। जब इसको चेंज करेंगे तो पहले ये सब्जेक्ट हट जाएगा। जैसे ये सब्जेक्ट हटेगा तो यहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग नहीं करेंगे। ही किसके लिए आया था, मोहन के लिए आया था। तो अगले के जब इसको जोड़ेंगे तो ही की जगह किसका प्रयोग करेंगे, मोहन का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस प्रकार जोड़ेगा। पहले वाक्य का सब्जेक्ट हमने रिमूव कर दिया, तो ये जो वर्ब है इसको किस में बदलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ग्रुप में, और फा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, सीइंग अ बियर। तो यहाँ पर हम देखिए पहले सेंटेंस में जितना इतना था उसको लिख लिया है, तो यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, क्योंकि अब हमको इस वाक्य को एज इट इज लिखना है। तो इसके लिए सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, कॉमा। देखिए ही किसके लिए आया था, मोहन के लिए आया था, तो ही को चेंज कर देंगे मोहन से, ये हो जाएगा मोहन। सीइंग अ बियर, मोहन रैन अवे। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को जोड़ लिया है, सिंपल बना लिया है, और इसका यहाँ पर प्रयोग किसका किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो ये हमारे फॉर्मेशन कर लिया है सिंपल सेंटेंस का। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, जिसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। तो यहाँ पर तो हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड 3-4 नियम है जो जानने हैं। तो ये पहला नियम हो गया। तो दूसरे नियम में क्या कहा जा रहा है, यदि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना हो, लेकिन जो पहला कार्य हो वो किस वॉइस में हो, वो पैसिव वॉइस में लिखा गया हो, तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। तो पैसिव कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जब पैसिव बना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं बीइंग, और उसके साथ प्रयोग कर लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से ये बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ही, लेकिन इसकी जो वाइफ आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है, लेकिन ये किस वाइफ में होता है, ये होता है पैसिव वाइफ में। चलिए इस रूल को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर सकें। तो यहाँ देखिए जो लैंग्वेज मैंने आपको बताया है उसमें मैंने यहाँ पर रिटन लैंग्वेज में लिख लिया है। तो मैंने क्या बताया आपको, यदि जो पहला किया हुआ कार्य हो, अर्थात जो पहला वाक्य उसमें जो कार्य हो उसकी वर्ब किस वॉइस में हो जाए, पैसिव वॉइस में हो जाए, तो हम लोग जब इन दिए गए वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाएंगे तो इस पैसिव वॉइस वाले वर्ब को पैसिव वॉइस में ही रहने देना है। बस उसके पहले क्या लगा देंगे,
बीइंग लगा देंगे। अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि जब पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, और जो वर्ब टू बी होता है वो किसका रूप होता है, बी का रूप होता है, और बी में आईएनजी जोड़ने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। लेकिन जब बीइंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस फॉर्म में होता है, वह पैसिव फॉर्म में होता है या पैसिव वॉइस में होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया हुआ है, हेमंत वाज शॉक्ड टू गेट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ ही फेंटेड। तो पहले वाले सेंटेंस को देखिए। चलिए ये यहाँ पर देखिए वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो ये क्या डिनोट करता है, पैसिव वॉइस को डिनोट करता है, क्योंकि अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता। तो इसका डिस्कशन में मैंने ये किया हुआ था पीछे के वाक्यों में, पीछे के वीडियोज में। तो वापस से आपको बताता हूँ, यदि इज एम आर या फिर एक्टिव वॉइस में जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंस की वो जितनी भी क्रियाएं जहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हीं क्रियाओं के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाए तो वो क्या बन जाती हैं, पैसिव वॉइस हो जाती हैं। लेकिन जब उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो वो होते हैं एक्टिव वॉइस। देखिए वाज के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये पैसिव वॉइस में हो गया है। जब पैसिव वॉइस में हो गया है तो पहले अचंभित हो गया अपने पिताजी का मृत्यु का समाचार सुनकर, उसके बाद बेहोश हुआ है, मतलब सुनते ही बेहोश हुआ है। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हो गया है, ये काम पहले हुआ ये बाद में हुआ है और समय अंतराल बहुत ही कम है, तो इसको पैसिव बदलेंगे। तो पैसिव बदलने के लिए ये जो वाज आया हुआ है इस वाज को ही चेंज कर देंगे किसमें, बीइंग में। और जब बीइंग में चेंज कर देंगे तो इसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो बीइंग शॉक्ड, बीइंग शॉक्ड, अब क्या आ जाएगा, टू गेट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, हिज फादर्स डेथ। अब यहाँ पर देखिए अगले सेंटेंस को एज इट इज लिखना है, लेकिन ही किसके लिए आया था, ही आया था हेमंत के लिए। तो हम लोग ही को हटाएंगे, ही को रिप्लेस कर देंगे हेमंत से। तो यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर लिख लेंगे हेमंत फेंटेड। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस बदल लिया है। लेकिन इसका जो पहला वर्ब था वो पैसिव वॉइस में रहा, लेकिन किस रूप में है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। और कभी कभी क्या होता है कि जो दोनों वाक्य दिए होते हैं, पहला वाक्य होता है उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है। इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब की तरह होता है। जब लिंकिंग वर्ब की तरह होता है तो वह एक तरह से मेन वर्ब का काम करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस लिंकिंग वर्ब को बीइंग में बदलकर दोनों वाक्यों को जोड़ लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझा रहा हूँ, यहीं पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने बीइंग का प्रयोग कर लिया है वाज की जगह। तो जितने भी क्रियाएं हैं यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयोग होते हैं, तो उनको सीधे हम लोग क्या करते हैं, बीइंग बदलकर दोनों वाक्यों को जोड़ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ, राम वाज इल, उसके बाद क्या है, राम वाज इल, ही could not go home, he could not go home। तो इस सेंटेंस को देखिए, बीमार है तो घर नहीं जा सका। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है पहले सेंटेंस में वाज का प्रयोग किया गया है। ये वाज हेल्पिंग वर्ब होता कब, जब यहाँ पर इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या जैसे ऊपर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है इस रूप में होता। लेकिन यहाँ पर तो इल आ गया है, यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा है। इट मीन्स यहाँ पर वाज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब की तरह हुआ है, और जब लिंकिंग वर्ब की तरह हुआ है तो जब इसको हम इन दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाएंगे तो बाकी सारे प्रोसेस सेम रहने हैं, बस इस वाज की जगह हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, बीइंग का। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यदि इज एम आर वाज या वर, ये जो क्रियाएं हैं ये किसका रूप होती हैं, बी का रूप होती हैं। यदि किसी वाक्य में इनका प्रयोग मुख्य क्रिया या लिंकिंग वर्ब की तरह हुआ हो तो पैसिव, जब इनको ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको बदल देते हैं बीइंग में और दोनों वाक्यों को जोड़ लेते हैं। और बीइंग क्या होता है, इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल
फॉर्म होता है। तो जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो राम तो हट जाएगा, क्योंकि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है। देखिए राम के स्थान पर राम के लिए ही का प्रयोग हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट तो सेम हो गए। और पार्टिसिपल का रूल कहता है कि सब्जेक्ट को हटाते हैं तो सब्जेक्ट को हम लोग हटा देंगे और जो क्रिया होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्रिया वाज है और अभी मैंने बताया कि वाज को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में। तो ये हो जाएगा बीइंग इल, बीइंग इल। अब लगाएंगे कॉमा। अब ये देखिए ही किसके लिए आया था, राम के लिए आया था, तो ही को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लिख लेंगे, राम कुड नॉट गो होम। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कब हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। पहला केस बीइंग तब आता है जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाए, या फिर बीइंग तब आता है जब पहला वाक्य जो लिखा गया हो उसमें किसी कार्य का होना ना पाया जाए, फिर सीधे शब्द में किसी मेन वर्ब का प्रयोग न हुआ हो, इज, एम, आर और वाज वर्ब का प्रयोग किस रूप में हुआ हो, लिंकिंग वर्ब या खुद मुख्य क्रिया काम करे वाक्य में। तो उस केस में हम लोग इस वाज या वर्ब को इज, एम, आर को किस में चेंज करते हैं, बीइंग में चेंज करते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रूल की तरफ। तो अभी तक हमने यह रूल जान लिया है अभी तक कि सब्जेक्ट दोनों वाक्यों में सेम हो जाए, लेकिन क्या हो कि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो जाए, लेकिन फिर भी हमको प्रयोग करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दोनों वाक्यों को ऐड और जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होते हैं लेकिन एक चीज तब भी कॉमन होता है। वो कॉमन क्या होता है, जो दोनों वाक्य, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, वह दोनों स्पेशली एक ही इंसान के लिए प्रयुक्त होते हैं। और जब ऐसा कोई केस होता है जहां पर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम होता है, तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसमें आए हुए वर्ब को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलकर वाक्यों को जोड़ लेते हैं। तो चलिए इस नियम को मैं आपको लिख कर समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए जो डेफिनेशन मैंने बताया आपको दूसरे नियम का, उसको मैंने यहाँ पर रिटन लैंग्वेज में लिखा है, जिसके अनुसार क्या कहा गया कि यदि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट हो तथा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, अर्थात जिस वाक्य में पहले काम हो उसका ऑब्जेक्ट तथा जो वाक्य में काम बाद में हो उसका सब्जेक्ट, दोनों क्या हो जाए, एक ही व्यक्ति या वस्तु हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन और होनी चाहिए, जो दूसरा वाक्य हो वो किस टेंस में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, बस क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं तो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसको हटा देंगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट का अर्थ पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से पूरा हो जाएगा। और जैसे इसको हटाएंगे उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस में होगा, डेफिनेटली वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो उस हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे। और जो उसका मेन वर्ब होगा जो किस रूप में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ग्रुप में, उसे क्या बना लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए लैंग्वेज को एग्जांपल के थ्रू समझ देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो सकेंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिया हुआ है। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, शी सा मुरारी ही वाज वीपिंग एट द डोर। तो उसने मुरारी को देखा, वह दरवाजे पर रो रहा था। वह मतलब कौन रो रहा था, तो मुरारी। वह किसके लिए आया है, मुरारी के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पहला वाक्य है उसका ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का ये सब्जेक्ट, दोनों क्या हो गए हैं, एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, जब इन दोनों वाक्यों को हम लोग जोड़ेंगे तो फर्स्टली हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे, या फिर सीधे शब्दों में जो पहला वाक्य होगा इस पूरे वाक्य को हम लोग लिख लेंगे एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, सी सा मुरारी। तो यहाँ पर हमने पहले वाक्य को पूरा लिख लिया है। अब पूरे वाक्य को लिखने के बाद जो पहले वाक्य दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसको हटाएंगे और उसके साथ का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी हट जाएगा। यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म दिख रहा है यही किस रूप में बदल जाएगा, यह बदल जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, कॉमा, और जो बचा हुआ हिस्सा है आईएनजी फॉर्म पे लेकर उस पूरे को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा वीपिंग एट द डोर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ लिया है और क्या बना लिया है, सिंपल सेंटेंस बना लिया है। देखिए सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होता है, फाइनाइट वर्ब भी एक होता है। तो यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया है। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस।
इसी प्रकार इस दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, आई फार ट्रेन, मैंने एक ट्रेन देखा, इट वॉज रनिंग टॉप स्पीड, यह पूरी गति से दौड़ रही थी। तो देखिए कौन दौड़ रहा था, इट मतलब यह ट्रेन। वापस से दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं। देखिए लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, इसका मतलब इस लाइन की जगह पूरा सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और इट और वॉच को हटाकर रनिंग टॉप स्पीड, ये पूरा यहाँ पर उतर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रनिंग टॉप स्पीड। तो इस प्रकार हमने इस गिवन सेंटेंस को जोड़कर क्या बना लिया है, सिंपल बना लिया है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के। अगर क्या हो जाए कि सब्जेक्ट तो सेम हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट सेम हो जाए लेकिन निरंतरता का भाव प्रकट हो, अर्थात जो दूसरा वाला, जो पहला वाला कार्य हो वो दूसरे वाले कार्य में निरंतरता का बोध कराए, तो ऐसे वाक्य को कैसे जोड़ते हैं उसको मैं लैंग्वेज के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या नोट में लिखा गया है, जो अगला नियम क्या कह रहा है कि जो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट हो जाएं वह एक ही हों, लेकिन पहले कार्य के जारी होने का बोध हो, अर्थात दूसरे कार्य का होने के बाद जो पहला कार्य हो रहा है वो भी क्या हो जाए, वह जारी हो, उसके जारी होने का बोध हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वर्ब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, अर्थात जो पहले काम हो रहा है उसको डेफिनेटली प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, लेकिन कार्य के जारी होने की वजह से हम लोग एक और चीज ऐड करेंगे यहाँ पर, और वो क्या करेंगे कि उस प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हम लोग यूज कर देंगे वाइल का। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात किया, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट देन, तब वो क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो देखिए अब सेंटेंस के ऑर्डर पे मत जाइएगा, अब ऑर्डर देखेंगे तो आपको कह रहेगा कि ये पहले हुआ है बाद में हुआ है, लेकिन अगर आप इसको कायदे से देखेंगे, प्रॉपरली देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बात करने का काम बाद में हुआ है, जब बात कर रहा है उसमें सिगरेट का पीने का काम चल रहा है, अर्थात बात करने से पहले वो सिगरेट पी रहा था और वो काम अभी भी चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो निरंतरता को ही दिखाता है, अर्थात यह काम अभी भी चल रहा है और सब्जेक्ट भी सेम है, अर्थात इस काम को पहले होने की वजह से इसको बदलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन निरंतरता होने की वजह से इसमें क्या ऐड कर देंगे, वाइल। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाइल स्मोकिंग अ सिगरेट। अब देखिए यहाँ पर देन को हटा देंगे, क्यों देन को हटा देंगे, क्योंकि देन का अर्थ इस वाइल पे हो पूरा जाता है, इसलिए यहाँ पर देन को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर लाएंगे कॉमा, अब देखिए ये काम बाद में हुआ है तो इस पूरे वाक्य को एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्या जाएगा, ही टॉक्ड टू मी। तो इस प्रकार से ये रहा इस वाक्य का सिंपल सेंटेंस, दोनों वाक्य जोड़कर हमने सिंपल बना लिया है। तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल में और दे देता हूँ, जहाँ पर वाक्य 3 हो जाएं तो हम लोग वहाँ पर कैसे ऐड करेंगे उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मोहन गिव मी अ बुक, ही टॉक्ड to me, he ran away। तो हमारे पास एक सेंटेंस है जहाँ पर नंबर ऑफ जो सेंटेंस है, देखिए पहला फुल स्टॉप, यहाँ पर दूसरा फुल स्टॉप और यहाँ पर तीसरा फुल स्टॉप। नंबर ऑफ सेंटेंस कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो इनको जोड़कर हमको सिंपल बनाना है। देखिए तीनों सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो सेम है, कॉमन है, मोहन के लिए ही का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में जो काम होगा उसको हमको फाइनाइट रहने देना है। तो देखिए पहले काम हुआ है देने का, उसके बाद बात करने का, लास्ट में भागने का काम हुआ है। तो ये जो वाक्य होगा, ये लास्ट वाला वाक्य, ये हमारा फाइनाइट वर्ब के रूप में रहेगा और यहीं पर हमको सब्जेक्ट मिलेगा और फाइनाइट वर्ब मिलेगा। तो इसको कोई चीज नहीं करना है, इसको लास्ट में लिखना है। तो इसका सीधा मतलब है जो पहले 2 वाक्य होंगे, जैसे यहाँ पर गिव है, यहाँ पर टॉक्ड, इन दोनों वाक्यों क्रियाओं को पार्टिसिपल फॉर्म में बदलेंगे। और जब यहाँ 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं तो कॉमा तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग एंड का भी प्रयोग करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गिविंग मी
अ बुक एंड टॉकिंग टू मी। देखिए यहाँ पर मैंने एंड लगा दिया, दोनों वर्ब को कनेक्ट करने के लिए एंड लगा दिया है, एंड टॉकिंग टू मी। यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, क्योंकि अब यहाँ तक तो इफा खत्म हो गया है। अब लिखना है एरिया नवे, क्योंकि इसको फाइनाइट रहने देना है। अभी तक हमने तो फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया है, नहीं सब्जेक्ट का प्रयोग किया है। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो हमको अब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब लिखना है। तो यही सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। लेकिन ही किसके लिए आया था? ही आया था मोहन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मोहन रैन अवे। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेंटेंस को चेंज कर लिया है सिंपल सेंटेंस में। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सेंटेंस कितने थे? 3 थे। तो हमने पहले जो 2 कार्य में 2 वाक्यों में उनके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में चेंज कर लिया है, और उसके बाद जो आखिरी में काम हुआ था उस वाक्य को एज इट इज लिख लिया है। तो ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।